बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर 3 है, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर्स के सॉल्व क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो पीएमएस से रिलेटेड हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा या वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से जाकर वो वीडियोस भी डिटेल्ड देख लें। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसके पीडीएफ नोट्स भी, जो आप डाउनलोड करके यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये पाकिस्तान स्टडीज के पीएमएस के पेपर के अंदर आ चुका हुआ है कि द पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिटवीन 1937 टू 1947 वर सच टू मेक पार्टीशन ऑफ इंडिया इनएविटेबल। इसका ये मतलब है कि 1937 से 1947 तक यानी 1949 तक तो जो उनकी गवर्नमेंट रही है, प्लस जो उसके बाद उनकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जितनी भी पॉलिसीज थी वो डिस्कस करें और ये प्रूव करें कि उन पॉलिसीज की वजह से जो मुसलमान थे वो उनसे मतलब अलहदा होने की सोचा और फिर एंड में इंडिया भी जो है वो पार्टीशन होगी उसकी। तो आपने इसके अंदर इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है, और कुछ आर्गुमेंट्स देने हैं जो ये प्रूव करें कि उनकी पॉलिसीज जो थी वो रॉन्ग थी। तो आपने यहाँ पे सम आर्गुमेंट्स के बजाय अपनी मर्जी की हेडिंग दे देनी है कि पॉलिसीज ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस बिटवीन 1937 टू 1947 ये लिख सकते हैं। उसमें आप मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का बता सकते हैं। एक एक चीज हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये सारी चीजें आप नोट्स में से पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर ब्रीफ समय बता देता हूँ कि इसके अंदर आपने ये बताना है कि वो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन को इतना अहमियत उनके हाँ नहीं थी, और दूसरा वो हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर बिलीव करते थे, और तीसरा ये था कि कम्युनल वायलेंस जो हुआ था 1937 से 1947 तक जितने भी इंसिडेंट्स हैं वो सारे आपने वीडियो देख लेनी है। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट्स आपने यहाँ पे डिटेल्ड डिस्कस करने हैं। अब यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि आपने क्रिएटिविटी अपनी यूज करके यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हेडिंग देनी है, जिसके अंदर फिर आपने वो इकदामात या वो सारी चीजें लिखनी है जो फिर लीड की थी टुवर्ड्स पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो पार्टीशन ऑफ इंडिया आई थी उसके अंदर फिर आपने वो सारी चीजें डिस्कस करनी है। मेजर आर्गुमेंट्स इसके अंदर से यही 4 to 5 हैं, ठीक है। आपके मेजर आर्गुमेंट्स 5 to 6 लाजमी होने चाहिए और कम से कम 2 से 2.5 पेज तक वो एक्सटेंड होने चाहिए। अब ये इसको अगर आप पढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा ड्रैग करके लिखेंगे, कोई ना कोई रेफरेंस बीच में डाल देंगे, किसी की कोटेशन डाल देंगे या कोई एग्जांपल डाल देंगे इंसिडेंट की, तो ये लेंथ जो है वो जब आप हैंड रिटन लिखेंगे तो तकरीबन इतनी बन जाएगी पेपर के ऊपर। सो अगर इतनी इतनी हेडिंग्स हो तो आराम से 2 से 2.5 पेजेस जो हैं वो आपके बन जाते हैं मेन आर्गुमेंट के। फिर इंट्रोडक्शन आपने थोड़ा सा लिखना है, उसकी लेंथ तकरीबन इतनी इनफ होगी, इससे ज्यादा एक्सटेंड ना कीजिए, और कंक्लूजन की भी इतनी होगी, ठीक है। सो 3 से 5 पेजेस के दरमियान अगर आप क्वालिटी कंटेंट लिखेंगे ना तो पेजेस मैटर फिर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 18th अमेंडमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत दफा आया हुआ है शॉर्ट नोट के तौर पर। देखिए ये जब आएगा तो आपने इंट्रोडक्शन लिखना है और फिर मेजर जो 18 अमेंडमेंट के अंदर चीजें अमेंड की गई थी वो आपने की चेंजेस बतानी है, ठीक है। एक तो जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी, ठीक है, उस कुछ आइटम्स उसमें से रिमूव की गई थी, ठीक है, और उसको सूबों को दिया गया था। फिर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी सूबों को। उसके बाद जो कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी जिसके अंदर फेडरल और प्रोविंसेस दोनों के पास ये इख्तियार था कि वो लेजिस्लेशन कर सकें प्रोविंस के अंदर, ठीक है, शेयर्ड था, लेकिन बाद में ये उनको एक्सक्लूसिव भी काफी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी दे दी गई कि वो अपनी लेजिस्लेशन भी सूबे की हद तक कर सकते हैं। फिर एक सीसीआई का प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां पे फेडरल और प्रोविंस के जितने इश्यूज होते थे वो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ उसको सॉल्व करते थे, और ये हर साल में एक दफा होनी जरूरी है। उसके बाद जजेस की अपॉइंटमेंट में चेंजेस की गई थी, ठीक है, कमीशन के थ्रू। फिर उसमें एग्जेक्टिव का भी रोल था, बार का रोल था, ठीक है, जुडिशरी का रोल था। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जजेस के अपॉइंटमेंट का तरीकाकार बनाया गया था, ठीक है। तो ये 7-8 आपने इसमें से मेजर चीजें लिख देनी है डिटेल के साथ, ठीक है, यहाँ ब्रीफ लिखी हुई। फिर आपने इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करनी। देखिए वहां पे आपको ना वो चीज ऐसे नहीं लिख कर देगा कि ये मैंने तो क्वेश्चन लिख दिया, लेकिन वहां पे आएगा नोट लिखने के लिए 18th अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये कर दे, वरना 18th अमेंडमेंट आ जाएगा। अब आपने ये खुद सोचना है कि 18th अमेंडमेंट को आपने 10 नंबर के नोट के लिए कैसे ड्रैग करना है, कम से कम 2 से 2.5 पेजेस तक तो जाए। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो चले, अगर उनकी लेंथ मिलाकर 1 पेज यहां से बना ले, तो बाकी जो 2 से 2.5 पेजेस है वो आपने कैसे कंप्लीट करने हैं। मेजर चेंजेस भी आपने लिखनी, जितनी आपको आती हैं याद कर सकते हैं वो 18वीं तरमीम की लिख लें, ठीक है, 4, 5, 6 बहुत हैं आपके लिए। और उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करें
ठीक है, इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखी हुई है, याद रखें इंपॉर्टेंस को ऐसे पॉइंट्स की फॉर्म में ना लिखें, कोशिश करें हेडिंग बना के, उससे ये है कि जगह भी ज्यादा कवर हो जाती है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। आप इस पॉइंट को पढ़िएगा, ठीक है, इससे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि यानी ऑटोनॉमी मिल गई सूबों को, ठीक है, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई, उसके बाद जो है सीसीआई का जो प्लेटफॉर्म बना उसकी वजह से काफी ज्यादा सूबों और विफाक में कोऑर्डिनेशन बढ़ी। देन एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट के तौर पे आता है, डिस्कस नेशनल एक्शन प्लान एंड इट्स इंपॉर्टेंस। फिर वही बात, इंपॉर्टेंस साथ नहीं आएगी, आप इसको एक्सटेंड करने के लिए इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, ठीक है, लिखनी है लाजमी क्योंकि एक्सटेंड करना है आपने। तो वही चीज, उसके की कंपोनेंट्स आपने लिखने हैं कि नेशनल एक्शन प्लान क्या था, शुरू में आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है कि क्यों बना था, ठीक है, फिर उसके मेजर जो या की पॉइंट्स ऑफ नेशनल एक्शन प्लान की हेडिंग देकर आपने बताना है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन शुरू किए गए, ठीक है, टेररिज्म की फंडिंग रोकने की के ऊपर काम हुआ, सेक्टेरियनिज्म यानी फिरका वारियत के खिलाफ काम शुरू किया गया, यानी फिरका वारियत को खत्म करने के लिए, फिर एजुकेशन और मदरसा रिफॉर्म के बारे में, फिर मीडिया को पॉजिटिव तरीके से मैनेजमेंट के लिए ताकि लोगों की टीचिंग्स हो सके या आगाही मिले उनको, ठीक है। तो ये 6, 7, 8 पॉइंट्स आपने, जितने 14 पॉइंट्स हैं जितने भी हैं वो आपने पढ़ लेने हैं, उसमें से आप की पॉइंट्स की हेडिंग दे दें, उसके लिए इनफ होगा, पूरे 14 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, जितने याद हो 7, 8 वो लिख दीजिए। फिर इंपॉर्टेंस की हेडिंग डाल के वही चीज के हेडिंग्स के साथ आपने ये चीजें लिखनी है ताकि उसको पॉइंट्स के ऊपर पढ़ने की ज्यादा जहमत ना करनी पड़े। देखें अगर आप ऊपर हेडिंग बना देंगे ना तो वो समझ जाएगा कि पहले पॉइंट में उसने क्या चीज डिस्कस की है, तो वो आगे पढ़ेगा ही नहीं कि इसमें क्या डिस्कस हुआ। हाँ एक आध कहीं कुछ पढ़ लिया तो ठीक है, बाकी वो पढ़ेगा नहीं, वो आप पे बिलीव। लेकिन अगर पढ़ेगा तो हो सकता है आपका एक्सप्रेशन उसको पसंद ना आए या आपने कोई ऐसी चीज लिख दी हो जो उसको यानी साउंड ना करी हो एज एन इंपॉर्टेंस, तो फिर वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, मार्क्स कट सकते हैं। सो हेडिंग से इस वजह से भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा। देन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल काफी आया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी, ये दोनों ऐसे टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पास पेपर का एक क्वेश्चन है कि ग्रोइंग इंपैक्ट्स ऑफ आईटी ऑन पाकिस्तान सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्शन। ना भी आए ग्रोइंग इंपैक्ट्स ऑफ आईटी आ जाए तब भी आपने उसके सोशल इकोनॉमिक एज वेल एज एजुकेशनल इंपैक्ट्स फिर डिस्कस करने होंगे। आप इसी तरह 3 हेडिंग्स बना दें, सोशल की अलग बना ले बेशक, फिर इकोनॉमिक की और तीसरे पे एजुकेशनल की, ठीक है। इंक्रीज कनेक्टिविटी, यानी कनेक्टिविटी इसकी वजह से बहुत बढ़ गई है, फिर जॉब क्रिएशन इसकी वजह से हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। अब ये याद रखिए कि ये जो हेडिंग्स मैंने बनाई है जब भी आप नोट करेंगे चैट जीपीटी या गूगल बार्ड एआई के अंदर आपने जाकर इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स लेने हैं कि इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी आईटी के थ्रू कैसे हुई है, मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स दो। फिर जॉब क्रिएशन का पूछो, इकोनॉमिक ग्रोथ का पूछो, ठीक है, तो वो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स देगा, वो आपने अपनी रफ कॉपी के अंदर नोट कर लेने हैं, वो यहाँ पे भी आपको काम आएंगे और आपके एस्से के अंदर भी आपको इंपॉर्टेंट काम आएंगे। फिर एजुकेशन के भी कि उसने कैसे एजुकेशनल एक्सेस बढ़ाई है, एजुकेशनल क्वालिटी बढ़ाई है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट की है, ये सारी चीजें आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ लिखेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा आपको मार्क्स आएंगे। देन लास्ट में आपने चैलेंजेस भी डिस्कस करने हैं। देखें चीज को ड्रैग करने के लिए जब आपके पास कंटेंट इनफ हो तो फिर तो ठीक है, अगर आपके पास कंटेंट एक लिमिटेड है और आपने 4 to 5 पेजेस तक जाना है, आपकी राइटिंग भी ठीक है, तो आपने फिर उसके साथ चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज कहीं पे भी कुछ इस तरह की चीज साथ आपने डिस्कस लाजमी करनी होती है ताकि वो भी आपको आर्ग्यूमेंट्स के अंदर मजीद स्ट्रेंथनिंग लाए। लेकिन वही बात, इसको आपने हेडिंग्स के साथ लिखना है ताकि उसको ज्यादा पढ़ने की जहमत ना हो, जब वो पढ़ेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप तेज तेज लिख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर जाते हैं। अगर आपने हेडिंग बनाई है तो हेडिंग से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग जो होती है ना, उसी से ही वो आपको नंबर दे देगा, क्योंकि आपका वो पीछे कंटेंट पढ़ चुका होगा, उसको मालूम होगा कि इसका एक्सप्रेशन ठीक है। सो अगर आप गलती ना करना चाहें, गलती नहीं करते, तो फिर भी आप तब भी हेडिंग बनाएं, क्योंकि प्रेजेंटेशन के अंदर वो आपको एक आध मार्क्स का इफेक्ट लाजमी डालेगा और एंड पे आपने फिर कंक्लूजन दे देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, डिस्कस 1971 डिबैकल एंड इट्स कॉजेज। देखिए ये 2 दफा पीएमएस के अंदर सवाल आ चुका है, और सवाल कैसे आया था कि 1971 का जो डिबैकल हुआ था, यानी सेपरेशन हुई थी पाकिस्तान से, जो एक हादसा था, तो वो क्या वो 2 नेशन थ्योरी की निगेशन है? क्या उसकी वजह से 2 नेशन थ्योरी यानी मुसलमान एक अलग कौम है हिंदुओं से, क्या वो गलत साबित हो गई है? तो उसके अंदर आपने डिस्कस करना था, इंट्रोडक्शन के बाद आपने ये बताना था कि 2 नेशन थ्योरी का बेसिकली प्रिंसिपल क्या था, यानी वो क्या उसके पीछे थॉट थी, कॉन्सेप्ट था, पहले आपने शुरू में वो डिस्कस करना होगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉजेस और उसके यानी फैक्टर्स बताए कि किस वजह से वो हुई थी एक्चुअल में, ठीक है।
टू नेशन थ्योरी का बताने के बाद पॉलिटिकल फैक्ट फिर आपने लिखना है कि ट्रू यानी एक्चुअल कॉजेज ऑफ सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम या ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, जो भी आप कहें, ठीक है। उसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स में एक बंगाली नेशनलिज्म था, ठीक है। उसके बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, आपको पता है 1970 के इलेक्शन में वो जीत चुके थे, लेकिन उनको मार्शल लॉ के अंदर जो जनरल्स जो हमेशा पाकिस्तान के लिए यानी शर्मिंदगी का या पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ में उनका नेगेटिव रोल ही होता है, तो यहाँ पे भी उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को नहीं हैंड ओवर किया। दूसरा एक और भी था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। 1956 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक भी 5 से 6 गवर्नमेंट्स यानी प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हो चुके थे। उसके बाद फिर जब मार्शल लॉ लगा और बार बार मिलिट्री कू हो रहे थे बीच में, तो इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी एक फैक्टर था। फिर इकोनॉमिक में आपने बताना है कि सारे रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट पाकिस्तान यानी अभी वाला पाकिस्तान यूटिलाइज करता था, उनको बहुत कम दिया जाता था। फिर एग्रीकल्चर में वो मेजर एग्रीकल्चर उनके पास थी, लेकिन उनको कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम मिलता था, सारा वो शिफ्टिंग हो जाती थी, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी आई। और ये भी एक वजह बनी उन लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन या कॉज करने की या सेपरेशन की थॉट्स लाने की। फिर लैंग्वेज एंड कल्चर के अंदर भी काफी फर्क था, ठीक है, लेकिन ये सेकेंडरी चीज होती है। बहरहाल ये भी एक कॉज बनी फिर बाद में, जब बाकी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हो तो फिर ये क्या उसको कहते हैं कि जल्दी पे तेल छिड़कने का काम होता है। फिर डिस्क्रिमिनेशन थी कि पाकिस्तानी उनको लोअर लेवल का समझते थे, उनको पास एजुकेशन नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, रिप्रेजेंटेशन नहीं थी पॉलिटिकल, ठीक है, तो उस वजह से भी काफी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी उन लोगों में काफी गमो गुस्सा था। तो अब ये देखिए ये सारी वो कॉजेज हैं जो किसी भी जगह पे मौजूद हो तो वहां पे कोई ना कोई रेवोल्यूशन या कोई ना कोई सेपरेशन थॉट्स या कोई ना कोई जिसको कहते हैं इनकलाबी सोच लाजमी आती है, या सेपरेशन की, अलहदगी की, या उस निजाम से छुटकारे की सोच लाजमी आती है। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो टू नेशन थ्योरी है वो गलत साबित हो गई है, ठीक है। सो एक्चुअल कॉजेज जब आपने डिस्कस कर ली तो उसके बाद आपने लिख देना है, बेशक आप ये भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहां तक आपने अपना आर्गुमेंट प्रूव कर लिया, आप डायरेक्ट कंक्लूजन लिख दें। आप ये लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड के जो टू नेशन थ्योरी है वो रॉन्ग साबित नहीं हुई, बल्कि जो हमारा सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट किए हैं इसमें, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन एक क्वेश्चन आया था आइडियोलॉजी ऑफ सर सैयद अहमद खान टुवर्ड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया। इसको आप जरा पढ़ लीजिएगा उन नोट्स के अंदर से भी, ठीक है, कि उन्होंने क्यों क्रिटिसाइज किया था। थोड़ा सा यहाँ से भी बता देंगे और फिर आगे कॉजेज भी आप क्रिटिसिज्म की बता सकते हैं कि जो कांग्रेस का स्केप्टिसिज्म था, उसके बाद जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो मुसलमानों की थी उसके लिए वो चाहते थे कि वो हिंदू या हिंदू नेशनलिज्म वाली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो उसकी तरफ ना जाए, बल्कि मुसलमान अपनी एक अलग बनाए। उसके बाद जो है व्यूज टुवर्ड्स कांग्रेस, एवोल्यूशन ऑफ व्यूज टुवर्ड्स कांग्रेस, ये भी आप लिख सकते हैं। एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें से पढ़ लीजिएगा कि वो क्यों क्रिटिसाइज करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। देन आ जाता है जी डिस्कस ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 56, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर देखनी है, 1947 से 56 तक जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो सारी डिटेल्ड वीडियो देखनी है। उसके बाद आपको किसी भी काम में प्रॉब्लम नहीं होगी जो इनिशियल डेज ऑफ पाकिस्तान के क्वेश्चन आया करेंगे, ठीक है। यहाँ पे खाली मैंने ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल लिखे हैं, आप पॉलिटिकल भी देखिएगा जिसके अंदर बार प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स जो हैं वो, यानी प्रेसिडेंट के पास एक सोल पावर थी और बाद में प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए। फिर उसके मौलवी तमीजुद्दीन एक केस है जिसके अंदर प्रेसिडेंट ने जो पार्लियामेंट थी वो डिसॉल्व कर दी। सो ये सारी चीजें जो है वो आपने उस वीडियो के अंदर देखनी है। 1947 से 56 तक के तमाम इंसिडेंट्स जो थे ना वो सारे उस वीडियो के अंदर देख के आपने नोट्स बना लेने। नोट्स कैसे बनाने हैं, एक हेडिंग देनी है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली जितनी भी सारी चीजें, तो कॉन्स्टिट्यूशनली जितनी चीजें हैं वो यहाँ पे मैंने 3 4 5 लिख दी हैं, आपने 4 5 मजीद ऐड करके फिर रेलिवेंट टू द टॉपिक जो वो पूछेगा उस हिसाब से लिख दीजिएगा। और बाकी जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं, जितनी भी लियाकत नेहरू पैक्ट है, उसके बाद जितने भी कायदे आज़म वाले भी कायदे आज़म के अर्ली डेज, वो सारे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने 1956 तक रीच करना है। मिलिट्री कू तक भी आप जा सकते हैं, 1958 वाला एंड में एक ऐड कर दीजिएगा कि इन इंसिडेंट्स की वजह से फिर मिलिट्री का कू भी हुआ और वो सारा। इनिशियल ईयर्स ऑफ पाकिस्तान वाज वेरी क्रूशियल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, प्रूव इट, कि इनिशियल जो ईयर्स थे पाकिस्तान के
यानी जो मुश्किलात आई थी वो बड़े जरूरी थे, लेकिन पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस उसी की वजह से फिर हुई। यानी पाकिस्तान के वो इनिशियल डेज तो बहुत मुश्किल थे, आपने वो सारी डिस्कस करनी है और ये बताना है कि वो बहुत क्रूशल थे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान ने कैसे उनको टैकल किया या पाकिस्तान कैसे उन सिचुएशन से गुजरा। ठीक है, तो आपने बताना है कि मैस माइग्रेशन हुई थी पार्टीशन के बाद, फिर इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन बहुत वीक थी, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज थी, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपने लिखने हैं। ठीक है, फिर रीजनल टेंशंस थी, इंडिया के साथ फॉरेन ही वॉर हो गई थी कश्मीर के ऊपर, फिर कश्मीर इशू लिख सकते हैं, फिर इंटरनल डिवीजन्स थी पॉलिटिकली भी। ठीक है, सो जितने आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं यहाँ पे आप वो सारे लिखें जो इनिशियल ईयर्स ऑफ पाकिस्तान है। ये वही वाली बात हुई जो मैंने बताया 1947 से 56 तक। तो इनिशियल ईयर्स के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं वो सारी यहाँ पे आपने डिस्कस करनी है और फिर एंड में ये बताना है कि पाकिस्तान ने कैसे इनके साथ जो है वो मतलब अपने सर्वाइवल के अंदर ये सारी क्रूशियल जो सिचुएशंस थी इनको फेस किया। देन आ जाता है डिस्कस इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ सी पैक फॉर चाइना एंड पाकिस्तान। अब देखें ये या तो नोट भी आता है 10 नंबर का और एक 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। ये जो मैंने लिया है तो 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आया था, लेकिन आपने शॉर्ट नोट के तौर पे भी ध्यान में रखना है। जब भी आ जाए सी पैक तो आपने उसके इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक दोनों चीजें देखनी है। अब सी पैक के अंदर आपने इंट्रोडक्शन के बाद मेजर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ऑफ सीपैक लाजमी लिखने हैं, कम से कम बेशक एक पेज के यानी 4 5 6 पॉइंट्स आप लिख दें, शॉर्ट बेशक इतने पॉइंट्स आप लिख दें कि उसके अंदर मेजर क्या क्या, बिजली के कौन से थे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन से थे, डेवलपमेंट के कौन कौन से थे। ठीक है, सो जितने आपको मिलते हैं प्रोजेक्ट्स वो आपने यहाँ पे लिखने हैं शुरू में, फिर उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है, उनमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये 4 5 आपने लिखनी है, जॉब क्रिएशन, एनर्जी सप्लाई बढ़ी है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, फिर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर चाइना एंड पाकिस्तान दोनों। ठीक है, तो एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर चाइना को स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, उसकी ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन में है। ठीक है, कि उसको ट्रेड रूट भी मिला है यहाँ से करीब वाला, फिर इसकी वजह से रीजनल स्टेबिलिटी भी आएगी, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो चाइना का वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ेगा या रीजन के अंदर बढ़ेगा। ठीक है, सो ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आपने लिखनी है, लेकिन याद रखिएगा चीज को ड्रैग करना सीखें। अगर तो खाली नोट आया सी पैक के ऊपर तो मेजर प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिक और ये चाइना का जो है ये आपने खाली लिख देने हैं शॉर्ट, और अगर लंबा नोट आता है पूरा इस तरह का क्वेश्चन तो आपने इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपने वो मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लिखने हैं। ठीक है, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान और 4 5 पॉइंट्स आपने बढ़ा के लिखने हैं, फिर 4 5 पॉइंट्स आपने ये वाले लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है जी, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ ऑल 3 कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान के। कंपेयर भी करें और कंट्रास्ट भी करें, यानी कंपेयर का ये मतलब है कि वो लिखे जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है। तो आपने यहाँ से पढ़ लेना है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, कौन सी नहीं मौजूद। ठीक है, आपने फाइंड आउट वो वाली करनी है जो नहीं मौजूद थी पहले 2 आइन के अंदर। ठीक है, जैसे माइनॉरिटीज के राइट्स थे, फिर इस्लामी नजरियाती काउंसिल जो बनी थी वो। ठीक है, तो ये आपने सर्च करनी है, आपका खुद का टास्क है कि आपने वो 8-10 लिखनी है हेडिंग्स के साथ और डिटेल्ड हेडिंग के साथ, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब खत्म हो रहे हैं। इंशाल्लाह आगे जितने भी मजीद एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पाक अफेयर्स का जितना भी कंटेंट है उसको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। अब आपने एक काम करना है कि इन नोट्स को अच्छे से पढ़ना है और अपनी क्रिएटिविटी यूज करके अपनी राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है और उसको फिर चेक भी करवाना है। थैंक यू।